हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बुक ऐसे होते हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का। आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि कितना इम्पोर्टेंट है यह बुक हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तो यह बुक गागर में सागर है। दोस्तों, इस बुक में 1990 से 2022 तक के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को चैप्टर वाइज शामिल किया गया है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी दिया गया है, जिससे कि उस प्रश्न से रिलेटेड एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो भी साथ ही साथ क्लियर होते चले जाएंगे। और दोस्तों, इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स भी दिया गया है, जिससे कि एग्जाम के पहले आप बहुत ही कम समय में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर पाषाण काल की चर्चा करेंगे और इस बुक का चैप्टर वाइज पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक है पाषाण काल। नोट्स में लिखा है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जिसमें आहार एवं जोड़वे संस्कृति आदि आती हैं, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है, पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से संस्कृति हैं? ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद है अगला पॉइंट, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कि पहला है पूर्वपाषाण काल। यहां से क्या मिले हैं? क्रोड उपकरण, जिसमें हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी शामिल हैं। उसके बाद है मध्य पुरापाषाण काल, इसमें फलक उपकरण मिले हैं। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, इसमें तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहां से चापर चाम्बिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरम पक्कम से हैंड एक्ट संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर इत्यादि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्ट प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित
मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। अगला पॉइंट है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा, कहाँ पर? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिनमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें यानी कि समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत विछत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखलिहा में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागोड़, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित जिले में स्थित
लहुड़ा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यांगत्जी नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व चीन में, सोरधम 5000 ईस्वी पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलिहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला पॉइंट है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहार, बालाथल, बागोड़, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार का प्राचीन नाम तामवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहां पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं।
नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोरों एवं वृत्ताकार घड़े मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। अगला पॉइंट है कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभानों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एड़न की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले में जोड़वे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोड़वे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोड़वे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिनमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, NCERT के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई में से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। अगला पॉइंट है पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में पांडुराजर ढीवी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवाड़, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोंडीदार तस्तरियां और गोंडीदार कटोरे बनाते थे। अगला पॉइंट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प क्रम में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, एस्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी,
चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति यानी कि टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप हैं। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन पात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियर चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुलेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 224 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी की सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पिकलीहल संगलन कल्लू मस्की हल्लूड़ आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो नोट्स यहां समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम लोग प्रश्न कोश देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। व्याख्या में दिया है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों होगा, यानी कि वे रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन कौन किया था? आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। नीचे लिखा है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यपाषाण काल में। लिखा है कि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागोड़
भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, यानी कि हड्डी के उपकरण मिले हैं महदाहा से और सरायनाहर राय से। मध्यपाषाणिक कालीन महदाहा कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहां से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सरायनाहर राय से और महदाहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहां से? दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर, महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। लिखा है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। कब? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, कहां पर? होशंगाबाद में, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। लिखा है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरधम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुड़ादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ादेव है। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम साक्ष्य चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुड़ादेव रहता है तो उपर्युक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुड़ादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। नीचे व्याख्या में है कि दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिनकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किलीगुल, मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागौर से। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़, पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नीचे लिखा है कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 3 एवं 4 सही है। पहला में है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते हैं, ये सही है। तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। और चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए। लिखा है, आहाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहाड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती यानी कि तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह स्थल है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी।
बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए और मेहिर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। उसके बाद है, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.एस. वाकंकर ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? वी.एस. वाकंकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है, भीमबेटका को किसने खोजा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। व्याख्या में दिया है कि गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया। वी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण
ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घड़ों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घड़ों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से। उसके बाद है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 सही सुमेलित है। यानी कि चंद्रकेतुगढ़ की ख्याति का कारण क्या है? यह टेराकोटा कला से संबंधित है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों से संबंधित है। नीचे लिखा है कि बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी, पेंचदार, सिरे वाली ताम्र, वानाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेख हिया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेख हिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत विछत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेख हिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण ए कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और कारण आर लिखा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, सही है। और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी सही है। और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए। नीचे लिखा है जी आर शर्मा ने सहाय नाहर राय में
खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति विभाग या मंत्रालय से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एलेक्जेंडर कनिंघम को। एलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल टॉपिक यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।